Hello students, welcome to my online classes channel again, and thanks to all of you for subscribe my YouTube channel. And now we discussed in the previous lecture electric field intensity due to electric dipole in an axial position. हम लोगों ने क्या किया था, कल जो है एक्सियल पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लिए थे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि एक ऐसी पोजीशन जो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी, उसके बारे में हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फिर वही सेम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, ये बताया गया था कि सबसे पहले मान लेते हैं कि let us an electric dipole whose charges +2 and -2 and distance between them is 2l is placed in a free space या एयर में रखा हुआ है, एयर या फ्री स्पेस मीडियम में रखा हुआ है, and from the middle point of the electric dipole in the equatorial position a point P is situated in which we have to find the electric field intensity। हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है, गणना करना, निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने ये पूरा आपका वो बना लिया। सबसे पहले ये देखिए मिडिल पॉइंट हो जाएगी, टू डिस्टेंस होती है, तो जब इसको ब्रेक कर देंगे मिडिल पॉइंट हो, इधर वाली एल हो जाएगी, इधर वाली भी एल हो जाएगी। इससे नॉर्मल डिस्टेंस पे क्या होती है, आर पॉइंट डिस्टेंस पे क्या एक पॉइंट भी रखा हुआ है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इन 2 पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, ये एल दी गई है, बेस दिया गया है, और ये दिया गया है आपका परपेंडिकुलर आर दिया गया, तो दोनों का परपेंडिकुलर वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसकी डिस्टेंस हाइपोटेनस की मिल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसकी जो डिफिनेशन होती है उसकी वैल्यू होती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वहीं से हमने जो है इन दोनों की जो है वैल्यू निकाले, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वहां पर जो है साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए साइन लिखते दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। तो चलिए अब निकालने जा रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ऑन द पॉइंट पी। तो जनरली हमने फार्मूला तो पढ़ ही लिया था, हमने इससे पहले बता दी थी किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपको बताया गया था। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर बताया गया था, बट यहाँ पर आर ना होकर के डिस्टेंस हमारी क्या दी गई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दी गई है, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दी गई है। तो वहीं से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस। हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इवन दी है। फार्मूला निकालेंगे तो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि जब इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगा हुआ है तो जब इसको हटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और हमको केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार से अगली बार में हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। डायरेक्शन भी देखिए नोट करके चल रहा हूँ, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये वाली इधर की ओर चली गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की डायरेक्शन इधर की हो जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। माइनस क्यू क्यू जब निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर पे एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें वैल्यू इतनी आ जाती है। अब दोनों को हमने देखा डायरेक्शन मिला लेते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से थीटा थीटा डिग्री एंगल बना लेते हैं। ये भी थीटा ऊपर वाली रिजल्टेंट क्या होगी, जब ये देखो ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये क्या बना रहे हैं, इनको ने डैश करके मिला देते हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम जब बन जाता है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, उनके बीच का डायगोनल होगा, जो आप जो है 11th के चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, देन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फॉर्मूला लगाने। जो हमारा फॉर्मूला उसमें होता था a स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट जो भी हम निकालते थे उसकी जो वैल्यू होती थी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती थी। तो यहाँ पे उसके स्थान पे वेक्टर हमारे चेंज हो गए, E1 E2 और उनके बीच का एंगल लेते हैं। तो एंगल ये भी थीटा दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा।
अब ये बात आती है यहाँ पे कि ये जो cos 2 थीटा है ये कहाँ से आया। कई बार इससे पहले बच्चे ने जो है क्वेश्चन में किया था कमेंट सर ये जो 2 थीटा कहाँ से आता है, इसलिए मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें ये जो cos 2 थीटा आया एक्चुअल में आता कहाँ से भाई, E1 की वैल्यू इधर की ओर जा रही है, E2 की वैल्यू नीचे की ओर आ रही है। तो क्या करते हैं, जब इन दोनों को इनके जो है हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, तो दोनों के देखिए ये E2 है, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा, ये देखिए दिया गया है। उसी प्रकार से E1 वाले का भी हो जाएगा, E1 cos थीटा इधर की ओर हो जाएगा, E1 sin थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में क्या होते हैं, चूंकि ये इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। जिस वजह ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो आपको नेगलेक्ट कर निरस्त करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो केवल आपकी यही दोनों सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बच जाते हैं। क्योंकि दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में होती है इसलिए दोनों को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू क्या है 2E1 E2 cos थीटा होकर के आईडी करके फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्लियर हो गई बात कि ये जो थी E1 E2 into E2 cos थीटा जो है वो 2E1 E2 cos 2 थीटा आ जाता है। भाई ये एंगल थीटा ये दोनों मिलकर के जो है इसकी पूरी वैल्यू बना देते हैं, cos 2 थीटा आ जाता है। तो चलिए आप क्या करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर देते हैं, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। E1 की वैल्यू हमने रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q upon r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी है। इसी प्रकार से अगले वाले की भी हमने वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। वैल्यू रख करके हमने इनको पूरा सॉल्व किया, ये पूरा रखते चलेगा। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और ये देखो ये भी a पूरा है और ये भी वही चीज है, तो a मिलके a स्क्वायर ये भी हो जाएगा, टोटल टर्म तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो जब इन सब को हमने ये भी देखो ये भी इसमें कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो हम क्या कर लेंगे इन तीनों में से क्या कर लेते हैं 1/4 पाई नॉट इनटू q upon r स्क्वायर प्लस स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर यहाँ पे कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच गया और यहाँ पर केवल आपका 2 cos और 2 थीटा बच जाता है। वही हमने देखिए यहाँ पे राइट कर दिया। इतना सभी को समझ में आ गया, आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा ना बच्चों। हाँ ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या होती है, इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q upon r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू 2। अब देखो cos 2 थीटा हमको क्या करना है, इस 1 को गायब करना है। तो क्योंकि cos 2 थीटा का एक फार्मूला हमने पढ़ा था जो कई ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 3 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि cos 2 थीटा का जो सिंगल फॉर्म में फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप लोग पढ़ चुके, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी क्या कर देते हैं 1 से 1 दोनों कैंसिल हो जाता है और केवल 2 बचता है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 आ जाता, 4 cos स्क्वायर थीटा। और जब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालते तो हमको क्या प्राप्त हो जाता 2 cos थीटा प्राप्त हो जाता है। अब 2 हम लिख देते हैं। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल हमारा यहाँ पे देखो थीटा दिया गया है और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी यहाँ देखिए, चाहे ये वाला एंगल ले लीजिए चाहे ये वाला, किसी भी एक एंगल को आपको लेना है, ठीक है ना। तो एक एंगल लेंगे तो डिस्टेंस हमारी यहाँ से ओरिजिन से मापी आती है, मिडिल पॉइंट यही से हमको निकालना है। तो इसका एक बेस हो जाएगा l और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी स्क्वायर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसको उठा करके हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए E इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू r स्क्वायर प्लस स्क्वायर इनटू 2 पहले से था l अपॉन ये। तो अब देखिए ये 1 पावर, ये पूरी पावर 1 है और ये स्क्वायर रूट वाली पावर आधी होती है, तो 1 और हाफ मिलके कितना हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, मतलब मिलकर के टोटल वैल्यू कितनी बना दी, इतनी पावर आपकी बना दिया है हम, मतलब ये क्या आती है। और अंत में ये जो वैल्यू और q इंटू 2l क्या होता है डाइपोल मोमेंट हो जाता है, तो उसके प्लेस पे हमने डाइपोल मोमेंट रख दिया। यही जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन ए इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। ठीक, तो अब हम बात की, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया ना। तो अब हम बात करते हैं आगे की ओर, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, इसके बाद आगे बताने जा रहा हूं। अब इसकी मैं आगे बताने जा, अगर हम यदि हम मान ली ये जो एल डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी तुलना मान ली ये पॉइंट इससे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, बहुत ज्यादा फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल एज डिस्टेंस कंपेयर्ड टू डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल पॉइंट टू
पॉइंट पी, आर जो होगी बहुत ग्रेटर होगी केवल एक एल से, ग्रेटर होगी नहीं होगी। यदि हम मान लें पॉइंट पी क्या हो जाए, बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एल क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा आर से। तो जो इनकी जो स्क्वायर होगा, इनका जो स्क्वायर होगा सीधे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन, इसको हम एल स्क्वायर जो बड़ी पावर इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, जिसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो केवल बचेगा हमारा कितना, आर स्क्वायर, और इसकी बाहर पावर कितनी दी गई है, 3/2। तो चूंकि अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, और ये जो पावर होती है m इंटू एन तो मिलकर m इंटू एन हो जाता है, तो 2 इंटू 3/2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, which is situated from the r distance from the electric dipole on the point P, है ना। तो समझ में आ गई बात, यही जो है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है इन इक्वेटोरियल पोजीशन में। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा तो जल्दी जो आपको मैथ की भी क्लासेस जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो एक बार जल्दी से आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।